दोस्तों यूएसए ने इंडिया पर टैरिफ को कम करके 18% तक किया था और इंडिया ने रशिया से ऑयल ना खरीदने का दावा भी किया है और इस न्यूज़ के चलते इंडियन मार्केट ने काफ़ी पॉजिटिव रिएक्ट किया है और 3 तारीख को निफ्टी 50 में 2% से ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद में फिर से मार्केट में थोड़ी वीकनेस देखने को मिली है और 3 तारीख को एफआईएस ने भी 5,236 करोड़ की खरीदारी इंडियन मार्केट में की थी, लेकिन फिर उसके अगले दिन 29 करोड़ की खरीदारी, फिर नेक्स्ट डे 2,150 करोड़ की सेलिंग और लास्ट सेशन में 1,950 करोड़ की बाइंग उनकी तरफ से आई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की बाइंग एफआईएस की पहले देखने को मिला करती थी उस तरह की बाइंग पिछले कुछ महीनों से नहीं हो रही है। वो लोग अपना पैसा चाइना, जापान और अदर मार्केट में लगा रहे हैं जहां उनको वैल्यूएशन अट्रैक्टिव दिख रही है। उसके अलावा बहुत से लोग बोल रहे हैं कि 2026 या 2027 में मार्केट क्रैश हो सकता है, काफ़ी ख़राब टाइम मार्केट में आने वाला है। और वहीं पर गोल्डमैन सैच ने 2026 के लिए निफ्टी का टारगेट 29,000 के लेवल्स का दिया है, जो 14% अपसाइड है। उसके अलावा जो बफेट इंडिकेटर है, यानी कि टोटल यूएस मार्केट कैप वर्सेस जीडीपी, वो भी हमें 220% पर देखने को मिल रहा है, जो हमें 2021 में देखने को मिला था और साल 2000 के .com बबल के टाइम पर देखने को मिला था। इससे पता चलता है कि मार्केट में गिरावट के काफ़ी चांसेस है, लेकिन मार्केट कब क्रैश होगा या फिर नहीं होगा ये कोई भी एज्यूम नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात कि इक्विटी में हमें सारा पैसा नहीं रखना चाहिए, थोड़ा एलोकेशन हमें गोल्ड में देना चाहिए और थोड़ा डेट फंड्स में भी देना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट क्रैश भी कर गया तो भी हमारे पोर्टफोलियो में कुछ खास असर नहीं होगा। तो चलिए अब कुछ स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। इन कंपनीज़ के रिजल्ट भी एक्सेलेंट देखने को मिले हैं, बट फिर भी ये भारी करेक्शन पर अवेलेबल है और वीडियो की लास्ट में मैं 2 ETF को भी कवर करूंगा जो काफ़ी करेक्ट हो गए हैं। पहली कंपनी है ट्रेंट लिमिटेड। दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है जिसमें पिछले कुछ सालों से काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है और इनके रिजल्ट भी हमें पॉजिटिव ही देखने को मिले हैं। रेवेन्यू कंपनी की ईयर ऑन ईयर 15% के साथ में इंक्रीज हुई है, वहीं पर प्रॉफिट 7% के साथ में बढ़े हैं और देखा जाए तो ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 50% तक करेक्ट हो गई है, जो काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो इसका पी रेशियो 88 की लेवल्स पर है। अब ये देखकर काफ़ी लोगों को ये लगेगा कि इसकी वैल्यूएशन अभी भी काफ़ी हाई है, लेकिन दोस्तों जैन 2022 में इसका पी रेशियो 527 पर था, जो काफ़ी ज़्यादा था और अभी जो इसका पी रेशियो है वो अपने ऑल टाइम लो के पास है। तो इससे समझ में आता है कि वैल्यूएशन इस कंपनी की पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है और पिछले एक साल का इसका मीडियन पी 119 का है, जो अभी के पी 88 से ज़्यादा है। उसके अलावा दोस्तों एफआईएस का स्टेक पिछले क्वार्टर से थोड़ा इसमें कम हुआ है। उन्होंने 16.81% से कम करके 15.62% किया था और डीआईएस ने अपना स्टेक 19.84% से इंक्रीज करके 21.31% किया था। तो डीआईएस इस कंपनी में पॉजिटिव नज़र आते हैं और आप देख सकते हो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड ने रिसेंटली ही इसमें 2.42% का एलोकेशन ऐड किया है और फिर एलआईसी ने भी 1.94% होल्डिंग्स ऐड की है। दोस्तों इसके बिजनेस मॉडल को देखें तो ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी है जो फुटवेयर, एसेसरीज, टॉयज, गेम्स, फूड और भी वेरियस प्रोडक्ट्स सेल करती है और फिर जूडियो, वेबसाइट्स इसी कंपनी के ब्रांड है जो पिछले कुछ सालों से काफ़ी पॉपुलर भी हो चुके हैं। उसके साथ में इस कंपनी का लॉन्ग टर्म का प्लान भी काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलता है, जो ये 30 to 40+ न्यू स्टोर्स ऐड करेगी एनुअली। तो इस कंपनी में आप चाहे तो अपनी स्टडी कर सकते हो। सेकंड कंपनी की बात करें तो ये है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। ये काफ़ी पावरफुल कंपनी है जो अपने 52 वीक हाई से 26% तक करेक्ट हो गई है और इस कंपनी के रिजल्ट भी काफ़ी शानदार देखने को मिले हैं। रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 29% के साथ में इंक्रीज हुई थी, जो 1,973 करोड़ से बढ़कर 2,548 करोड़ की देखने को मिली है और नेट प्रॉफिट में 38% का जंप हुआ है। 338 करोड़ से बढ़कर 467 करोड़ के प्रॉफिट इनको हुए हैं, जो काफ़ी अच्छी नंबर हैं। बात करें इसके पी रेशियो की तो इसका पी रेशियो 130 के लेवल से कम होकर 80 की लेवल्स पर आ गया है, तो इसकी भी वैल्यूएशन पहले से थोड़ी कम हुई है। बात करें इसकी होल्डिंग्स की तो एफआईएस ने इस कंपनी में अपना स्टेक कम किया था। 7.11% से उन्होंने 6.74% होल्डिंग्स की थी और डीआईएस ने मामूली सा स्टेक बढ़ाया था। दोस्तों ये डिफेंस सेक्टर की काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है ऑफ एक्सप्लोसिव
एंड इनिशिएटिंग सिस्टम्स, और इसमें इसका 24% का मार्केट शेयर है। उसके अलावा दोस्तों इस कंपनी ने 3000 करोड़ रेवेन्यू का टारगेट सेट किया है फॉर द डिफेंस सेगमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 26, और 250 करोड़ का कैपेक्स भी इन्होंने प्लान किया है फॉर FY 26। और दोस्तों जब भी हमने देखा है कि इंडियन मार्केट नेगेटिव परफॉर्म करती है या ग्लोबल मार्केट में वीकनेस रहती है, तब इस तरह की डिफेंस कंपनीज काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्टॉकेज के बारे में बताना चाहूँगा, जहाँ पर आपको बहुत ही क्वालिटी स्टॉक्स मिलेंगे फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन विद 500+ स्टॉक स्क्रीनर्स एंड एडवांस फिल्टर्स लाइक वॉल्यूम, टेक्निकल, फंडामेंटल, कैंडलस्टिक एंड मैनी मोर। और मिलते हैं आपको ट्रेडिंग आइडियाज़ फॉर डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप हमारा कोड दीपक100 यूज़ करते हो तो आपको इनका प्रीमियम मंथली प्लान जो 399 रुपीज़ का है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो स्टॉकेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया है, आप वहाँ से जाकर इसे चेकआउट कर सकते हो। थर्ड कंपनी है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी ज़बरदस्त कंपनी में से एक है जो इंजीनियरिंग, मेटल फोम प्रोडक्ट्स और बाइसाइकिल्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, और वेरियस प्रोडक्ट्स में ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, और इंडिया में ट्रांसमिशन चेन्स में ये कंपनी मार्केट लीडर है और सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑफ साइकिल ट्रांसमिशन चेन इन इंडिया। दोस्तों इस कंपनी के रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे। नेट प्रॉफिट 18% के साथ में इंक्रीज हुए थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और कंपनी ने 2 रुपीज़ पर शेयर इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 10 Feb 2026 को रहने वाली है। इस कंपनी में भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला था। ऑल टाइम हाई से ये कंपनी 45% तक करेक्ट हो गई है, तो काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग कंपनीज में भारी करेक्शन देखने को मिल रही है। अदर पैरामीटर्स इसके देखें तो FIS और DIS का इसमें काफ़ी अच्छा स्टेक नज़र आता है। FIS का 23.15% का स्टेक है और DIS का 19.68%। FIS ने अपना स्टेक इसमें ट्रिम किया था, वहीं पर DIS ने इसमें अपना स्टेक बढ़ाया था। निपॉन इंडिया ETF, मोतीलाल ओसवाल आर्बिट्रेज फंड, LIC ऑफ इंडिया, इन सब का इसमें स्टेक हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। और ये कंपनी अपना बिजनेस इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी एक्सपांड कर रही है, जिसके लिए ये इनिशियली 750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो इस कंपनी के ऊपर आप चाहे तो अपना एनालिसिस कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इसका नाम है मजगोन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो इंडिया की लीडिंग शिप बिल्डिंग यार्ड्स है, जो वॉरशिप्स और सबमराइन्स की कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग का काम करती है फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड कमर्शियल वेसल्स। और इनके पास में काफ़ी अच्छा काम है, जो कि इसका ऑर्डर बुक 23,758 करोड़ का है, जो काफ़ी अच्छा है। बात करें इसके रिजल्ट की तो नेट प्रॉफिट कंपनी के ईयर ऑन ईयर 14% के साथ में इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं, और उसके साथ में कंपनी ने 7.5 पर शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, जो कि अच्छी बात है। और ये कंपनी अपने 52 वीक हाई से 36% तक करेक्ट हो चुकी है। फिफ्थ कंपनी है नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड। ये भी एक एक्सेलेंट कंपनी है, जिसमें दूसरी कंपनी से करेक्शन काफ़ी कम देखने को मिली है। 52 वीक हाई से ये कंपनी 18% ही करेक्ट हुई है, और जब भी मार्केट में अच्छा डाउनफॉल आता है ये कंपनी दूसरी कंपनी से कम गिरी है, तो ये एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी का। दोस्तों ये कंपनी सेकंड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट वेल्थ मैनेजमेंट प्लेयर है, जिसका AUM 4,30,651 करोड़ का है, जो काफ़ी ह्यूज है। और वैल्यूएशन भी देखा जाए तो इसकी कोई ज़्यादा नहीं है। इसका PE रेशियो 24 पर है, और जितनी कंपनीज अभी तक हमने शेयर की है उन सब में FIS का स्टेक हमें कम होते हुए देखने को मिला है, लेकिन इस कंपनी में FIS ने थोड़ा बहुत अपना स्टेक बढ़ाया है। 16.30% से उन्होंने 16.39% किया है, और DIS ने भी अपनी होल्डिंग्स 7.59% से बढ़ाकर 8.37% की है, जो कि अच्छी बात है। दोस्तों Q3 के रिजल्ट इनके कुछ खास इंप्रेसिव देखने को नहीं मिले हैं। सेल्स ईयर ऑन ईयर 1034 करोड़ से बढ़कर 1104 करोड़ की हुई है, लेकिन नेट प्रॉफिट कुछ खास निकल कर नहीं आए हैं। 252 करोड़ से बढ़कर केवल 254 करोड़ के हुए हैं, जो 2 करोड़ का जंप है। तो इस कंपनी पर भी आप चाहे तो अपने स्टडी कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों निपॉन इंडिया का जो गोल्ड बीस है उसमें हमें पिछले कुछ दिनों से काफ़ी करेक्शन देखने को मिली है। अपने हाई से ये ETF 14% तक करेक्ट हो गया है, और सिल्वर ETF में भी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिली है। लेकिन सिल्वर ETF मैंने कवर नहीं किया है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है और उसमें काफ़ी मैनिपुलेशन भी देखने को मिला है, इसलिए मैंने गोल्ड ETF को ही कवर किया है। क्योंकि जब भी इंडियन मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव होते हैं, मार्केट काफ़ी ख़राब परफॉर्म करता है, तब गोल्ड हमें काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलता है। उसके अलावा दोस्तों निपॉन इंडिया ETF निफ्टी IT, ये ETF भी दोस्तों काफ़ी करेक्शन पर अवेलेबल है।
अपने ऊपर की लेवल से ये ETF 20% तक करेक्ट हो गया है। तो दोस्तों, ये थी कुछ एक्सीलेंट कंपनीज और ETF जिसको मैंने कवर किया है। आपकी इन कंपनीज के बारे में क्या राय है ये आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।